नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर स्टडी में। आज भी हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित MCQs जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट आ चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं क्लिक करके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के MCQs को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। और अगर आप फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हैं, अगर फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कबीर स्टडी नाम से फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हर दिन एक MCQs पोस्ट किया जाता है, आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। चलिए तो आज का पहला सवाल ये है कि एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि हर वोटर्स जो है इस पद्धति के अनुसार कितने वोट दे सकता है। सिंपल सी भाषा में कितनी वोट या कितने विकल्प चूज कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो पद्धति है एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति सिस्टम, या इसका नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में इस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी, जैसे मान लीजिए कि 3 जो कैंडिडेट हैं, 3 जो प्रत्याशी हैं खड़े हुए, इसका नाम है A, B और C। ये 3 प्रत्याशी हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं। ठीक है, तो जो वोटर्स होता है, मान लीजिए जो वोटर है वह वरीयता के अनुसार वोट करेगा। ठीक है, जैसे पहला वोटर आया तो सबसे पहले जो वरीयता है वो A को दिया, ठीक, फिर B को दिया, फिर C को दिया। ठीक, ये इसका वरीयता है, यानी कि वह वोटर है इस पद्धति के अनुसार तीनों को वोट करेगा वरीयता के अनुसार। सबसे पहले A को करेगा, फिर B को, फिर C को। मान लीजिए दूसरा वोटर आया, ठीक, वह भी A को दिया, पहले A को दिया, फिर B को दिया और फिर C को दिया। ठीक, फिर तीसरा वोटर आया, वह सबसे पहले B को दिया, फिर C को दिया, फिर A को दिया। ठीक, और चौथा वोटर आया, वह सबसे पहले A को दिया, B को दिया और C को दिया। तो आप देख सकते हैं कि A की जो वरीयता है वह ज़्यादा है, यानी कि A को 3 बार सबसे पहले वोट दिया गया है, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी वोटर वरीयता के अनुसार ही वोट देता है हर एक प्रत्याशी को जो चुनाव में खड़ा हुआ रहता है इस सिस्टम के अनुसार। तो आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर विनर हो जाएगा। मतलब किसी भी प्रत्याशी को सबसे पहले सबसे ज़्यादा वरीयता दिया गया है वही चुनाव जीतेगा। यह इस पद्धति, इस सिस्टम का एक नियम है। इसका नाम है एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पद्धति, यह सिस्टम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। मतलब कोई भी वोटर उतने ही वोट दे सकता है जितने कि चुनाव में प्रत्याशी खड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है, मतलब भारत का उपराष्ट्रपति इन चारों ऑप्शंस में से क्या होता है। चारों ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है शासनाध्यक्ष होता है, या राष्ट्राध्यक्ष होता है, या राज्यसभा का पदेन, यहाँ पर पदेन होगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, या लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इन चारों में से भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता है तो वह ऑटोमेटिक राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष खुद ब खुद बन जाता है कोई भी उपराष्ट्रपति जो भारत का बनता है।
और अगर कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता है तो उस व्यक्ति में राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उस व्यक्ति में राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए और वह उपराष्ट्रपति बनने के बाद ऑटोमेटिक राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल है कि वह कौन से व्यक्ति हैं, वह कौन से इन चारों में से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। ये सवाल काफ़ी बार आ चुका है, एसएससी में काफ़ी बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है, यानी कि इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, ये अकेले खड़ा हुए थे और ये अकेले जीत भी गए थे, उसे बोलते हैं निर्विरोध चुने गए थे। तो इन चारों में से कौन से वो व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? तो ये आंसर हो जाएगा, काफ़ी आसान सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। यह भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। यह 1977 से लेकर 1982 तक भारत के राष्ट्रपति थे और ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारत का पहला और राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? इसका मतलब ये हुआ कि इनका संबंध पॉलिटिक्स से नहीं था। ठीक है, ये कौन से भारत के राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध पॉलिटिक्स से नहीं था और वह भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका संबंध पॉलिटिक्स से नहीं था, यह एक वैज्ञानिक थे। इन्हें कौन नहीं जानता, ये एक वैज्ञानिक थे। इनका जो कार्यकाल था ये 2002 से लेकर 2007 तक था। 2002 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है आम जन का राष्ट्रपति, आम जन का राष्ट्रपति, यानी कि पीपुल्स प्रेसिडेंट। इन्हें बोला जाता है पीपुल्स प्रेसिडेंट, आम जन के राष्ट्रपति के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? जो भारत का राष्ट्रपति है यह आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर सकता है राष्ट्रपति? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। इन चारों से बताना है आपको कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और यहाँ पे ऐड कर दें कि अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। पहली बार किया गया था 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। दूसरी बार हुआ था दिसंबर 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और तीसरी बार हुआ था 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार था, यानी कि उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की। तो वह आंतरिक जो अशांति थी इसके आधार पर आपातकाल की घोषणा किया गया था। तो पहली बार लगाया गया था 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में दूसरी बार भारत पाक युद्ध के दौरान, और 1975 में इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो बताया मैंने अभी 3 बार घोषणा की जा चुकी है। कब 1962 में, ठीक, 1971 में और 1975 में 3 बार अब तक राष्ट्रपति ने
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, आगे देखते हैं कि बताना है आपको कि किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था यानी कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसके कारण आपात स्थिति लागू की थी। किस वर्ष लागू किया गया था? जब देश के अंदर अव्यवस्था यानी कि डिस्टर्बेंस हो गई थी, उस समय राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी, यानी कि आपातकाल लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। इंदिरा गांधी की सरकार थी इस समय, इंदिरा गांधी इस टाइम पीएम थी भारत की। तो 1975 में आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की गई थी। ठीक है, 1975 में। अगला है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके सामने पेश करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष के सामने, या प्रधानमंत्री के सामने, या उपराष्ट्रपति के सामने, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत के उपराष्ट्रपति के सामने राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करता है, भारत के उपराष्ट्रपति के सामने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो यह जो अनुच्छेद आता है इसके अंतर्गत, यह आता है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत ये दिया गया है, ये प्रावधान दिया गया है संविधान में, अनुच्छेद 56 में, कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो बताना है कि इनमें से, इन चारों में से कौन सी नियुक्ति है, कौन सी पोस्ट है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो ऑप्शन है आपके सामने लोकसभा अध्यक्ष, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या वायुसेना अध्यक्ष, या थल सेना अध्यक्ष। तो बताना है आपको कि इन चारों में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वायुसेना अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और थल सेना अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन जो होता है वह लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यानी कि जो लोकसभा में मेंबर्स हैं उनके द्वारा ही एक लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसके चुनाव के लिए किसी भी नागरिक की आयु कितनी पूरी हो जानी चाहिए? तो इस ऑप्शन दिया गया 18 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। किसी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है और चुनाव लड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति की आयु कम से कम 35 होनी ही चाहिए, यानी 35 पूरी कर लेनी चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है। ठीक है, इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में दिया गया है अर्हताएँ, यानी कि एलिजिबिलिटी, कि कोई भी व्यक्ति कब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसमें प्रथम अर्हता यानी एलिजिबिलिटी ये है कि वह भारत का नागरिक हो, किसी अन्य लाभ पर न हो, यानी किसी अन्य पोस्ट पर ना हो, और उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, और लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंतर्गत या उसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। आज का आखिरी सवाल ये है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। आपको ये बताना है कि जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, यह जो कानून है, यह जो नियम विधि है, यह किस देश से अपनाई गई है? अमेरिका से, या यूके से, या रूस से, या फ्रांस से?
तो ये काफ़ी आसान सवाल है। महाभियोग लिया गया है अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है महाभियोग। और जो यह महाभियोग है यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 61, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह से लगाया जा सकता है, ठीक है। उसकी प्रक्रिया क्या है महाभियोग लगाने की, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है यह दिया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 61 में। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से यह लिया गया है महाभियोग की विधि। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।